हाँ जी बेटा जान, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में आपको पता है हमने क्या करना है। हमने वन शॉट में प्रिपेयर करना है अपना एक चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर के लिए जब मैं सोच रही थी कि आपको कैसे कराऊं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आई कि भाई शॉर्ट नोट्स बनवा दिए जाएं, या फिर आपको मैं ये डिटेल लेक्चर कराऊं, या फिर आपको फिर फाइनली करते करते वहीं पे बात पहुंची कि यार एट द एंड एनसीईआरटी करनी जरूरी है। और एनसीईआरटी में चैप्टर थोड़ा खींच के दिया होता है, स्ट्रेच करके फालतू की स्टेटमेंट्स आई होती हैं, समझ नहीं आता कौन सी चीज पे फोकस डालना है और कौन सी चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज फिर हम इस सेशन में क्या बात करेंगे, हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी की, ताकि ये चैप्टर आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया से कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका स्किप ना हो और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए और जरूरत से ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो इस चैप्टर को करने में। आ जाओ, बिना देर लगाए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर में पहले एक छोटा सा बेसिक जो आपको समझना है वो ये है बच्चों कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है अपने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फूल वाले प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब क्या करना है जी, जब भी बच्चों आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो ना, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं हमेशा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे भी और वो आपस में फ्यूज भी होंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट्स का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। और आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जी, और वो फर्टिलाइजेशन नहीं है, वो क्या है, यहां पे होता है डबल धमाल। यहां पे क्या होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। प्लीज रिमेंबर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फ्लावरिंग प्लांट्स का। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, बस फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा ये। फिर अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन करानी है यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट कराना है, तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे कुछ, जो आपको फर्टिलाइजेशन से पहले तैयारियां करनी है। उसमें आपके 2 काम करने हैं। गैमीट्स को फ्यूज करवाना है तो पहले गैमीट बनाने पड़ेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको गैमीट बनाना है बच्चों, तो गैमीट फॉर्मेशन कराएंगे। स्टेप नंबर 2 में आप इन्हीं गैमीट्स को पास पास लेकर आओगे दुल्हा दुल्हन को। तो स्टेप नंबर 2 इज गैमीट ट्रांसफर। मेल और फीमेल गैमीट बना दिए, तो अब उनको पास पास भी लेकर आओ। ठीक है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। आपको पता है फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट तो बनता ही बनता है, और क्या होगा देखेंगे अभी चैप्टर में। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीजें होने वाली हैं। आपको एक चीज बताइए, जाइगोट आगे जाके किस में तब्दील हो जाएगा, एम्ब्रियो, प्लांट का बेबी बनेगा इसी जाइगोट से। तो अगर एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के कुछ खाने के लिए सामान भी बनना चाहिए, तो एंडोस्पर्म बनाई जाएगी। एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, फूड फॉर एम्ब्रियो। आप याद रखेंगे एंडोस्पर्म क्या है, एम्ब्रियो का टिफिन बॉक्स, एम्ब्रियो का खाना। फिर एम्ब्रियो बनाना है, और फिर इसी एम्ब्रियो को जब आप पैक कर देते हो, मान लो ये आपका एम्ब्रियो है, ध्यान से सुन लो जी। इसी एम्ब्रियो को बच्चों इसके टिफिन बॉक्स के साथ, खाने के साथ जब तुम पैक कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, सीड। तो सीड फॉर्मेशन भी करना है। इसी सीड के आसपास फिर आपका क्या बन जाता है, फ्रूट। तो आपको फ्रूट फॉर्मेशन भी करना है। तो 4 चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद आपको करनी है। एम्ब्रियो का खाना बनाओ, फिर एम्ब्रियो बनाओ, फिर सीड बनाओ, और जी फिर आप फ्रूट बनाओ। तो ये 4 चीजें हमने आज ये सारी चीजें करनी है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले गमीट फॉर्मेशन और ट्रांसफर, फिर डबल फर्टिलाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का खाना बनेगा, सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। तो ये है इस चैप्टर की मोटी मोटी समरी। तो आ जाओ फिर बिना देर लगाए एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन काम कर रहे हैं, यानी कि हम गैमीट बनाएंगे। कौन से वाला गैमीट हम पहले बनाएंगे, पहले हम आपके दूल्हे राजा बनाएंगे। दूल्हे राजा बनाने के लिए आप मेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंचोगे, और मेल सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों स्टेमन। ठीक है, स्टेमेन, इसके नाम में ही मर्द है। तो ये क्या बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन। जो आपका स्टेमन होता है बच्चों, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये लंबा ऐसे थ्रेड लाइक पोर्शन, इस थ्रेड लाइक पोर्शन को हम बुलाते हैं जी फिलामेंट। थ्रेड लाइक पोर्शन को क्या बुलाते हैं बच्चों, फिलामेंट। कैसा है, लॉन्ग
स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। और फिर इसके एंड में दो लोब वाला, देखो एक ये लोब और एक ये लोब, तो उसके एंड में बाइलोब्ड यानी कि दो लोब वाला स्ट्रक्चर, तो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसको आप एंथर कहते हो। जो आपका एंथर है यही बच्चों फर्टाइल पार्ट होता है, यही होता है फर्टाइल पार्ट। अगर आप इस एंथर को देखोगे तो इस एंथर के बारे में तीन वर्ड्स हमने याद रखने हैं। एक तो इसके अंदर दो लोब नजर आ रहे हैं आपको, एक ये एक ये, ओ डैम 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 बेचारा बब्बर बब्बर, सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे ऊपर पैर आ गया मेरे, आ जा आ जा आ जा। ये देखो जी, ऐसा हो जाता है कई बार गलती से पिटाई हो जाती है किसी किसी की। हिला हुआ तू, सॉरी, हेलो बोल दो जी, ये हम गलती से पैर आ गया, सॉरी, ठीक है। चल अब तेरी बहुत मशहूरी होगी क्लास में, जब तेरे को जानने लग गए बस, अब तो सॉरी, अब तो मेरे को माफ कर दे और तू यहाँ पे बैठा रहे। चलो जी, ये अलग है, पहले आके लोगों के पैरों में घुसो, फिर आपको चोट लग जाए, फिर नखरे भी आप दिखाओ, आ गए तू। चलो बच्चों, तो ये दो लोब वाला आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो एक चीज है कि हम इसको बोलेंगे कि ये कैसा है, बाइलोब्ड। कैसा है बच्चों, बाइलोब्ड, कि दो लोब है। फिर हर लोब के अंदर आपको दो थीका या दो थैले मिलेंगे, इन्हीं थैलों के अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे, इन्हीं थैलों के अंदर आपके गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो ये जो दो थैले हैं इनको आप बोलते हो, ये जो आपके थैले हैं इनको आप बोलते हो स्पोरेंजिया। क्या बोलते हो बच्चों, स्पोरेंजिया। तो हर लोब के अंदर दो थैले हैं, इसके अंदर भी देखो दो हैं, और ये दूसरे वाले के अंदर भी दो हैं, हर लोब के अंदर दो थैले हैं, तो इसको बोलते हैं डायथीकस। इसको क्या बोलते हैं, डायथीकस। सो टू लोब्स, टू सैक्स इन ईच लोब। तो ओवरऑल कितने सैक हो गए आपके इस एंथर के पास, एक दो तीन चार, तो टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है बच्चों। तो ये तीन वर्ड्स हमें याद रखने हैं आपके एंथर के बारे में। आ जाओ आगे चलते हैं। अब जब आप एंथर वॉल को देखोगे नेक्स्ट, उसके अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि जो आपकी टिपिकल एंथर वॉल है उसकी चार लेयर्स आपको दी हुई हैं। एंथर वॉल क्या भला है, जब ये आपका एंथर है बच्चों और इसके अंदर ये आपके स्पोरेंजिया हैं, तो स्पोरेंजिया को जिन लेयर्स ने ढका हुआ है, सो यहां से लेकर यहां तक का जो आपका एरिया है उसका बोलते हो एंथर वॉल। स्पोरेंजिया को ढका हुआ है एंथर वॉल ने, और इस एंथर वॉल की चार लेयर्स आपको बताई हुई हैं। कौन कौन सी हैं जी, ई स्क्वायर एम टी। कौन कौन सी है ई स्क्वायर एम टी, तो सबसे बाहर वाली देखो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो इस ई से आया एपिडर्मिस, अगले वाले ई से आएगा बच्चों एंडोथीशियम, अगले वाले ई से आएगा एंडोथीशियम, एम से आएगा बेटा जान मिडल लेयर, और लास्ट जो आपका टी है, टी से आएगा टैपिटम। टी से क्या आएगा बच्चों, टैपिटम। अब आपको एक बात एनसीईआरटी की याद रखनी है, कहता है जो बाहर वाली तीन लेयर्स हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी और डेहिसेंस में मदद करेंगी। तो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस के अंदर, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस के अंदर मदद करेंगी आपकी ई स्क्वायर एम वाली लेयर्स। और जो लास्ट लेयर है आपकी टैपिटम, जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है टैपिटम, ये काम करती, ये हेल्प करती है नरिशमेंट में। तो पॉलन ग्रेन्स का नरिशमेंट में हेल्प करेगी इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर होगी, तो यानी कि सबसे अंदर यहां पे होगी कहीं पे आपकी टैपिटम। एक और चीज याद रखेंगे आप कि टैपिटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक एक टैपिटम के सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं जी उस, आपने ये देखा आपका इस तरीके से आपका स्टेमन है, उसके अंदर ये आपके स्पोरेंजिया है ना। तो हर एक स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनाने वाला टिश्यू है बच्चों। तो ये आप यहां से निकालोगे इसका एक सेल, सपोज यहां से आपने इसका एक कोई सेल निकाला और इस सेल को आप बुलाओगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बेटा जान, दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल आपके पूरे के पूरे प्लांट की तरह डिप्लॉइड है। आपका जो एंजियोस्पर्म है दैट इज डिप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि वो स्पोरोफाइट है। कोई भी प्लांट जिसका शरीर
2n है, डिप्लॉइड है, तो वो स्पोरोफिटिक शरीर है, वो पहले स्पोर बनाता है। तभी हम कह रहे हैं हम पहले यहाँ पे स्पोर बनाएंगे। इसी सीक्वेंस में काम चलता है। एस जी स्क्वायर तो पहले स्पोर बनता है, फिर जी स्क्वायर क्या है पहले, फिर उसके बाद गैमीटोफाइट बनता है, और उसके बाद आपका गैमीट बनता है। तो स्पोर, गैमीटोफाइट और गैमीट, इसी सीक्वेंस में आपके गैमीट बनने हैं। सीधा गैमीट नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या शो करेगा? मियोसिस। एक बात याद रख लेना, मदर सेल हमेशा मियोसिस शो करेगा। तो एक सेल से आपके पास 1 2 3 4 सेल बन गए। एक सेल से कितने सेल बन गए आपके पास? 4 सेल बन गए। और ये जो चारों सेल हैं, कैसे? क्योंकि मियोसिस से बने हैं बच्चों, तो ये सारे के सारे सेल हैप्लॉइड होंगे। तो आपके पास टेट्राड आ गया माइक्रोस्पोर्स का, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि किससे बने हुए हैं? मियोसिस से बने हैं। फिर इसमें से कोई एक माइक्रोस्पोर को आपने बाहर निकाल लिया, ये आपका एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर के बाद आपने क्या बनाना होता है? गैमीटोफाइट। स्पोर बन गया, स्पोर के बाद अब गैमीटोफाइट बनेगा, मेल गैमीटोफाइट बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर होगी बच्चों माइटोसिस 1। इसके अंदर आपने माइटोसिस 1 करानी है। माइटोसिस 1 के टाइम पे ये देखो, इस माइक्रोस्पोर के अंदर ना बड़े बड़े वैक्यूल्स पैदा हो गए। क्या हो गए बच्चों? वैक्यूल्स, खाली जगह। तो और ऐसी बेढंगी जगह पे ये खाली जगहें आई कि अब आपका जो ये सेल है, ये इक्वल माइटोसिस नहीं शो कर पाएगा, अनइक्वल माइटोसिस होगी इसमें। ये देखो, इसका जो स्पिंडल है ये नीचे जाके बना, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना। तो जिस वजह से एक आपका ये बड़े वाला सेल बन जाएगा, ये जो आपका बड़ा सेल है इसको आप बुलाते हैं बच्चों वेजिटेटिव सेल, बड़े वाले सेल को हम बुलाएंगे वेजिटेटिव सेल। और इसी के अंदर तैर रहा होता है ये छोटा स्पिंडल शेप का सेल, जिसको हम बुलाते हैं जनरेटिव सेल। और ये है आपके पॉलन ग्रेन की। अब ये क्या बन चुका है? मल्टीन्यूक्लिएटेड स्थिति है। ये आपका मेल गैमीटोफाइट है, और इस मेल गैमीटोफाइट को आप बुलाते हो पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन इज योर मेल गैमीटोफाइट। और ये वाली स्टेज पॉलन ग्रेन की, जहां पे ये 2 सेल का बना है, जनरेटिव और वेजिटेटिव, इसको बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो आपका पॉलन ग्रेन है वो इसी स्टेज में बाहर आता है, 2 सेल्ड स्टेज में। 60% एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन बाहर आएगा, एंथर से बाहर आएगा, यहां से जब वो बाहर आएगा तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होगा। बाकी के 40% में क्या होता है कि ये जो आपका जनरेटिव सेल है, बाकी के 40% में क्या होता है, ये जो आपका जनरेटिव सेल है ये भी माइटोसिस शो करेगा। कौन से नंबर वाली माइटोसिस होगी बच्चों? ये सेकंड नंबर वाली। पहली यहां हुई, दूसरी यहां पे हो रही है। और किस में हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में। अब क्या होगा? आपका जो वेजिटेटिव सेल है वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये आपका वेजिटेटिव सेल है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वेजिटेटिव सेल आपका एज सच रहेगा। लेकिन जो जनरेटिव सेल था, ये जो आपका पिंक कलर का जनरेटिव सेल था, या ये डिवाइड हो जाएगा अब 2 सेल्स में। इसने माइटोसिस की है और 2 सेल्स बन गए। ये हैं आपके 2 दूल्हे राजा। ये क्या है बच्चों? आपके 2 मेल गैमीट्स। और ये अब आपकी ओवरऑल किस तरीके की स्टेज बन चुकी है? अब आपके पास 3 सेल आ चुके हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। सो दिस इज 3 सेल्ड स्टेज। दिस इज 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन की 3 सेल्ड स्टेज है। और 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ग्रेन इस स्टेज में बाहर आता है। ये पूरी मैच्योर स्टेज है। तो आपने ये देखा, आपको स्पोर मिला था पहले, ठीक है, ये वाला स्पोर मिला पहले, और ये माइक्रोस्पोर बोलोगे आपको, आप मेल स्पोर को। फिर आपका मेल गैमीटोफाइट बन गया पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर आपको 2 मेल गैमीट मिल गए। क्योंकि 2 मेल गैमीट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होने वाला है? डबल धमाल, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपकी कितनी सेल डिविजन्स हुई यहाँ पर? प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे एक बार मियोसिस हुई है और 2 बार, एक बार यहाँ माइटोसिस हुई और एक बार यहाँ पे माइटोसिस हुई, और सेकंड माइटोसिस जनरेटिव सेल के अंदर हुई, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पॉलन ग्रेन का साइज बताया हुआ है आपको एनसीईआरटी में कि ये 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। पॉलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर्स, 2 कवरिंग्स होती हैं बच्चों।
एक उसकी कवरिंग है एक्साइन, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है और ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी खराब नहीं होता, इसके ऊपर एसिड फेंक दो, एल्कली फेंक दो, ये खराब नहीं होता, कोई एंजाइम इसको खराब नहीं कर पाता। तो पॉलन ग्रेन की बाहर वाली कवरिंग एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की, किसी चीज से खराब नहीं होता। इसी की वजह से, ठीक है, और ये इसी की वजह से आपको पॉलन के बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि खराब ही नहीं होती है लेयर। जहां पर आपका देखो पॉलन ग्रेन के ऊपर जर्म पोर्स भी बनते हैं। जर्म पोर कहां पे बनेंगे पॉलन ग्रेन के ऊपर? जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, ठीक है, तो उस जगह पे जर्म पोर बन जाएगा। पॉलन ग्रेन का फॉसिल किस लिए बनता है ये तो हमने बात कर ली, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसके फॉसिल्स इजीली बनते हैं। डन बच्चों। फिर जो इसकी इनर लेयर है पॉलन ग्रेन की, उसको हम बुलाते हैं इंटाइन। इंटाइन पतली है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। जैसे एक्साइन कहीं कहीं पे नहीं है, जहां पे एक्साइन नहीं है उसको जर्म पोर बोलते हैं। इंटाइन कंटिन्यूअस है और ये बनी हुई है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। चलो, फिर उसके बाद एक बार जब पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाएगा तो पॉलन ग्रेन बच्चों कुछ टाइम बाद अपनी वाइबिलिटी लूज कर देंगे, मतलब उनके अंदर जो मेल गैमीट है वो मर जाएगा और पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी लूज कर देगा कुछ टाइम के बाद। तो कितने टाइम तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है उसको बोलते हैं वाइबिलिटी। अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग वाइबिलिटी है, ठीक है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे आपके सीरियल्स हैं, राइस, व्हीट, इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन है 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी बल्ले बल्ले बंद छुट्टी हो जाती है, 30 मिनट तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, राइस और व्हीट, ठीक है। पॉलन रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई अगर 30 मिनट्स में, ठीक है, नहीं तो पॉलन ग्रेन बर्बाद। वहीं पे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे सरल, कौन कौन सी? सरल, SRL, सोलनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी, इनके पॉलन ग्रेन्स कुछ महीने तक वाइबिलिटी मेंटेन रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पॉलन ग्रेन को देर तक स्टोर करो तो आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हो, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हो। कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा? -196 डिग्री सेल्सियस पर। आओ, फिर पॉलन ग्रेन कुछ स्पीशीज के ऐसे भी हैं जो कि बच्चों सिवियर एलर्जीज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम। पार्थेनियम इंडिया के अंदर गलती से आ गया था वीट के इंपोर्ट के साथ। क्या क्या दिक्कत करता है? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। तो पॉलन एलर्जी कौन कर रहा है? पार्थेनियम। फिर उसके बाद हम तो मेल गैमीट आपका रेडी है, 2 दूल्हे रेडी हैं आपके पॉलन ग्रेन के अंदर। अब हम फीमेल गैमीट रेडी कराएंगे। चलो, सो फीमेल गैमीट आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, आपका पिस्टल, गाइनेशियम आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनेशियम किसका बना हुआ है? गाइनेशियम बहुत सारे बच्चों कार्पल्स का बना हुआ होता है। गाइनेशियम बना होता है कार्पल्स का। कार्पल के 3 पार्ट हैं, देखो, ये आपका ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म जैसा पार्ट है इसको आप बोलते हो स्टिग्मा, है ना। फिर ये गर्दन जैसा पतला सा, इसको आप बोलते हो स्टाइल, और नीचे फूला हुआ पोर्शन इसको आप बोलते हो ओवरी। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? ओवरी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल के अंदर एक कार्पल हो, ये एक कार्पल है, ठीक है, एक फूल के अंदर एक ही कार्पल हो, तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलोगे मोनोकार्पिलरी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फूल के अंदर एक से ज्यादा कार्पल्स हों, तो फिर उसको आप बोलोगे मल्टी कार्पिलरी। अगर मान लो बहुत सारे कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन है, तो वो सारे कार्पल्स अलग अलग हैं या आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर वो सारे आपस में फ्यूज्ड टुगेदर हैं तो उसको आप सिन कार्पस सिचुएशन बोलोगे। सिन मतलब जुड़ा हुआ, तो सिन कार्पस। तो मल्टी कार्पिलरी, इसके एग्जाम्पल देखो जी, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम 11th और 12th वाले ना तुम्हारे सारे एग्जाम्पल इकट्ठे कर लेते हैं। इसके तुम एग्जाम्पल याद रखोगे। हाय पापा, तो मैं तो मस्त। पापा जी आप सुनाओ, तो मैं तो मस्त हूं, ठीक है। तो हाय से क्या आ जाएगा बच्चों? हिबिस्कस, और पापा से आ जाएगा पापावर। ये दोनों आपके क्लास 12th के एग्जाम्पल्स हैं। और जो नीचे मैंने आपको लिखवाए हैं टमेटो और मस्त से क्या होगा? एक ही चीज होती है, मस्टर्ड, है ना।
टोमेटो, मस्टर्ड आपकी क्लास 11th में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स याद रखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी आपके कार्पल्स हैं दे आर फ्री, बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है, इसको आप बोलोगे एपोकार्पस। एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों रोलोमाइशिलिया। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? रोलोमाइशिलिया। रो से रोज, लो से लोटस, ये दोनों 11th के एग्जाम्पल्स हैं। माइशिलिया आपका क्लास 12th का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आपको सारे याद रखने। फिर उसके बाद ये जो ओवरी है ना बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है। ओवरी के अंदर जो खाली जगह आपको नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। इसी लॉक्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स सिचुएटेड होते हैं। तो ओवरी के अंदर स्पेशल टिश्यू होता है जिसको आप बोलते हो प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर जुड़ा हुआ होता है आपका ओव्यूल। इसके ऊपर क्या जुड़ा होता है बच्चों? आपका ओव्यूल। आ जाओ जी देखते हैं। तो ये आपको फिगर्स कुछ देखनी है। ये आपको क्या दिया हुआ है? दिस इज हिबिस्कस। ये आपके हिबिस्कस की फिगर है, चाइना रोज या हिबिस्कस, जहां पे आपने देख लिया मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस सिचुएशन है। ये पापावर की फिगर है, ये पापावर है। ये बच्चों जिसमें बहुत सारे कार्पल्स आपको फ्री नजर आ रहे हैं, ये माइशिलिया है। और आगे आपको डायग्राम दिया हुआ है ओव्यूल का, आगे डायग्राम है ओव्यूल का। तो अब लेट्स मूव ऑन टू ओव्यूल। ओव्यूल है आपका मेगास्पोरेंजियम। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम आपने एंथर के अंदर देखे थे, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया थे 4 एक एंथर के अंदर। तो ये आपका मेगास्पोरेंजियम है जिसको आप ओव्यूल बुलाते हो। इसका डायग्राम देखो। ओव्यूल की बच्चों सबसे पहले एक डंडी होती है, हर चीज की कोई ना कोई डंडी है। ओव्यूल की डंडी आप क्या बुला रहे हो? फ्यूनिकल। फिर उसके बाद तो ये हो गई ओव्यूल की डंडी, और फिर उसके बाद बनाओ जी आप ओव्यूल। इस तरीके से हमने बना दिया अपना ओव्यूल। ओव्यूल की डंडी को आप बुलाते हो फ्यूनिकल। जिस पॉइंट पे ये फ्यूनिकल जाके ओव्यूल को टच करती है, इस पॉइंट को आप बुलाते हो हाइलम। फिर बच्चों आपके ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक तो आपको इसकी कवरिंग्स नजर आ रही हैं, ये आवरण नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर कवरिंग्स हैं। इन कवरिंग्स को आप बोलते हो इंटेग्यूमेंट्स। और आपको नजर आ रहा है 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, है ना, 2 लेयर नजर आ रही हैं। और इसके अंदर आपका स्पेशल टिश्यू है जहां से आपका स्पोर, गैमीटोफाइट और फिर गैमीट बनेगा। इस टिश्यू को बच्चों हम बुलाते हैं न्यूसेलस। ये है आपका न्यूसेलस। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल जो कि आपका मेगास्पोरेंजियम है। तो इंटेग्यूमेंट्स इसकी कवरिंग्स हो गई बच्चों। फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे इंटेग्यूमेंट्स मिसिंग होती हैं, देखो यहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इस पॉइंट पे एक छेद बन जाता है, एक दरवाजा है ये। इसको आप क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को हम चलाजा कहते हैं। एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो आपका माइक्रोपाइल ऊपर और चलाजा नीचे, देखने में क्या लग रहा है माइक्रोपाइल नीचे है, लेकिन नहीं। कन्वेंशन क्या है कि माइक्रोपाइल एंड ऊपर है, चलाजा नीचे। छेद वाला जो एंड है वो ऊपर है, लेकिन उसने अपना मुंह नीचे को मोड़ा हुआ है। कन्वेंशनली हम ये मानते हैं ये अपर एंड है। तो माइक्रोपाइल ऊपर, तो ये आपका अपर पोर्शन होता है कन्वेंशन में, और चलाजा बेजल। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो चलाजा रिप्रेजेंटिंग बेजल पोर्शन ऑफ ओव्यूल। फिर उसके बाद अब आपका न्यूसेलस था जो, तो न्यूसेलस का कोई एक सेल, इस तरीके से बच्चों न्यूसेलस का कोई एक सेल ये बहुत बड़े साइज का हो जाता है, इसको आप बोलोगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हो? और मदर सेल कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉइड। किस तरफ होगा ये? माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल है एक, वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमेशा मेगास्पोर मदर सेल में क्या शो होगी? मियोसिस। मियोसिस होगी, तो पहले 1 से 2 सेल बने, फाइनली मियोसिस कंप्लीट हुई। और मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास कितने सेल आ जाते हैं? 4 सेल आ जाते हैं। तो आपके पास मेगास्पोर का टेट्राड आ गया बच्चों। क्या आ गया आपके पास? मेगास्पोर का टेट्राड। और आपको पता है हर एक मेगास्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस से बना है। मियोसिस से जब सेल बनते हैं तो वो उनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, इधर 2n है तो उधर n बचेगा। अब इसमें से बच्चों जो माइक्रोपाइल एंड वाले 3 थे ना, माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाले 3 जो आपके मेगास्पोर हैं, दे डाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है आपके पास, चलाजा एंड की तरफ वाला,
तो एक मेगास्पोर ऐसा बचता है जो जिंदा रहेगा। तो अब ये रहा आपका वो मेगास्पोर जो कि जिंदा है, इसको आप बोलोगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलोगे बच्चों इसको? फंक्शनल मेगास्पोर। इसी के अंदर अब सेल डिवीजन शुरू होगी, तो इसके अंदर माइटोसिस होनी है। देखो कितनी बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो ओवरऑल इसके अंदर 3 माइटोसिस हुई। आपको लग रहा होगा मैम सेल तो बन नहीं रहे, सेल नहीं बन रहे। पहले इसकी सेल डिवीजन, पहले इसने क्या किया, माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता रहा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करता रहा, सेल डिवीजन फिर बाद में इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो पहली माइटोसिस हुई तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरी में 2 से 4 हो गए और तीसरी में 4 से 8 हो गए, डबल होते गए। तो आपके पास 8 न्यूक्लियस आ गए, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस आ गए अभी यहाँ पे आपके। फिर क्या होगा, अभी 8 न्यूक्लियस खुद को अलाइन करेंगे। किस तरीके से अलाइन करेंगे? कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे कि जो आपका, अब यहाँ पे देखो चलाजा बेजल पोर्शन है ना, तो ये वाले डायग्राम में इन्होंने चलाजा को बेजल दिखा दिया, यहाँ पे चलाजा को फिर ऊपर कर दिया। तो ये वाले डायग्राम पे ये आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान मत दो, सीधा ये वाले फिगर पे आओ, सीधा यहाँ पर आओ, क्योंकि एंटीपोडल आपको दिखाए हुए 3 वो चलाजा की तरफ होते हैं। चलाजा बेजल है, यहाँ पे चलाजा को सही दिखाया हुआ, बेजल दिखाए हुए, लेकिन यहाँ फिर से चलाजा को ऊपर ले गए। तो याद रखना है माइक्रोपाइल ऊपर और चलाजा नीचे, चलाजा को कहना है नीचे चला जा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपके पास 8 न्यूक्लियस हैं टोटल। तो इस 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस तो ऊपर आ गए, 1, 2 और 3, और इससे बन गए आपके 3 एंटीपोडल सेल्स। क्या बन गए आपके पास? 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए आपके पास। फिर बेटा जान इसी तरीके से 2 न्यूक्लियस आपके पास सेंटर में आ गए, और ये पूरी की पूरी जगह उनकी है, सारी जगह उनकी है। 2 न्यूक्लियस ये जो सेंटर में है, इनको आप बोलोगे 2 पोलर न्यूक्लियाए, और ये जिस सेल को बिलोंग करते हैं वो है आपका सेंट्रल सेल। फिर इसी तरीके से यहां पर नीचे यहां पे अब फीमेल गैमीट होगा, एग होगा, तो अब दुल्हन है तो दुल्हन की सहेलियां हैं, ये हैं 2 आपकी दुल्हन की सहेलियां। इन 2 को बोलते हो आप सिनर्जिड्स। ये दुल्हन की सहेलियां हैं, इनको आप क्या बोलोगे बच्चों? सिनर्जिड्स। और इनके पीछे छुपी हुई है आपकी दुल्हन। तो ये छुपा हुआ है, रेड कलर से बना दें अपनी दुल्हन। ये क्या है आपका? एग, यानी कि आपकी दुल्हनिया। और याद ये भी रखना है, एग और सिनर्जिड को जब आप मिला देते हो, एक एग और 2 सिनर्जिड्स हैं, देखो 2 दुल्हन की फ्रेंड्स हैं, इसको आप बुलाते हो एग एपरेटस। इसको आप क्या बुलाते हो बच्चों? एग एपरेटस। कितने सेल्स बने अब आपके पास? देखो 3 एंटीपोडल बन गए, 1 सेंट्रल बन गया, और 3 सेल आपके एग एपरेटस में आ गए। तो 3 3 6 और 1 7। तो ओवरऑल यहां पे क्या सिचुएशन बनती है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और ये सारे के सारे जो आपके न्यूक्लियस हैं सारे हैप्लॉइड होंगे। क्यों? मेगास्पोर से बने। स्पोर आपका हैप्लॉइड था। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो बना, इसको आप बुलाओगे एम्ब्रियो सैक। तो ये आपका फीमेल गैमीटोफाइट है। क्या है आपका? फीमेल गैमीटोफाइट। अब आपका मेल गैमीट रेडी, फीमेल गैमीट रेडी। नेक्स्ट स्टेज पे चलें। नेक्स्ट स्टेज इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर में आपको 2 काम करने हैं मेल गैमीट को जब फीमेल के पास पहुंचाना है। एक तो पॉलिनेशन करवाओ, दूसरा पॉलन ट्यूब बनवाओ। तो पॉलिनेशन और पॉलन ट्यूब, तो ये दोनों काम होने हैं आपके गैमीट ट्रांसफर में बच्चों। कौन कौन से काम होने हैं? 2 काम मैंने आपको बताए, एक तो पॉलिनेशन और एक बेटा जान पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये 2 काम हमने करने हैं। आ जाओ फटाफट से अपने नेक्स्ट कार्यक्रम पे शुरू करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे जी? तो पॉलिनेशन होता क्या है? मैकेनिज्म टू अचीव ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। मैकेनिज्म टू अचीव को छोड़ो, इतने अंग्रेज हम है नहीं। तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीशीज में एंथर से पॉलन उड़ेगा और स्टिग्मा पे लैंड होगा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बच्चों जो आपकी पॉलिनेशन है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन चलती है, विद इन सेम फ्लावर। अगर आपको सेम फ्लावर में पॉलिनेशन करानी है
तो ऐसा फ्लावर आपका कैसा होना चाहिए? एक तो आपका जो फ्लावर है उसमें सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए पॉलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। जब आपका पॉलन रेडी हो आपका आपका तब तक स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए, मतलब आपका फीमेल गैमीट भी रेडी होना चाहिए। तो एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों सेम फ्लावर में होने चाहिए, और दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे रेडी भी हो जाने चाहिए। चलो आओ, अब कुछ बच्चों दो टाइप के आपके फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, ये वो हैं जो फ्लावर खिले हुए हैं। अब अगर फूल खिला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे फूल के ऊपर सेम फ्लावर में भी पॉलिनेशन हो सकती है, कि हो सकता है फूल खिला हुआ फूल है तो उसके उसके स्टिग्मा के ऊपर उसके अपने एंथर से ही पॉलन ग्रेन आ जाए, तो ऑटोगेमी भी हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं और से इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके लैंड कर जाए, तो इसके पास ऑटोगेमी हो भी सकती है, ऑटोगेमी नहीं भी हो सकती कैस्मोगैमस में। लेकिन अब स्पेशल टाइप के फूल हैं क्लीस्टोगैमस, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। ये ऐसे फूल होते हैं बच्चों जो कि कभी खिलते ही नहीं हैं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो कभी खिलते ही नहीं है, अब मान लो ये आपका फूल है, तो ये इसका स्टिक एंथर है और ये इसका कार्पल है। जैसे ही पॉलन रिलीज होगा तो वो इसके अपने ही स्टिग्मा पे लैंड होगा, और तो कहीं जा नहीं सकता, फूल ने खिलना ही नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। तो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही पॉसिबल है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फायदा क्या है क्लीस्टोगेमस फ्लावर का? क्लीस्टोगेमस फ्लावर का फायदा है कि इसमें सीड मिलेगा ही मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर ना भी आए तो भी पॉलिनेशन हो जाएगी, कुछ भी नहीं होना, सेम फूल है, फूल बंद है, पॉलन रिलीज होगा तो उसी पे लैंड होगा जाके इसके स्टिग्मा पे, ठीक है। इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लीज रिमेंबर VOC यानी कि वॉक, V से है बच्चों वायोला, O से है ऑक्सैलिस और C से है कॉमलिना। ये ऐसे फूल हैं जिनके अंदर आपको ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको कैस्मोगैमस फूल भी मिलेंगे और क्लीस्टोगैमस भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों टाइप के मिलेंगे। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप की पॉलिनेशन आती है गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी के अंदर आपका ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम इसमें डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो प्लांट सेम है लेकिन दो अलग अलग फूलों में सेम प्लांट के, तो क्योंकि दो अलग अलग फूलों में ट्रांसफर हो रहा है, देखने में ये क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है, ठीक है, फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है ना, कि एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलन जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी ही है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का है, तो जीन्स तो सेम ही रहेंगे उसमें, है ना, तो इसको बोलते हो गिटोनोगेमी। फिर आता है बच्चों जीनोगेमी। जीनोगेमी के अंदर एक डिफरेंट प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रही है, दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है, सो डू डिफरेंट प्लांट्स, तो जीनोगेमी। अब उसके अंदर अब आपके होते हैं, हम करते हैं बात एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है, कौन कौन से एजेंट्स पॉलिनेशन कराते हैं। तो आपके पास बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पास पॉलिनेशन से क्वेश्चन आता है, हर साल। तो दो टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, एक तो एबायोटिक नॉन लिविंग चीजें, कौन कौन सी हैं, या तो विंड करवाएगी पॉलिनेशन या फिर वाटर कराएगा। तो विंड और वाटर में से विंड कराएगी या फिर वाटर, तो इन दोनों में से ज्यादा बेटर विंड है, विंड ज्यादा पॉलिनेशन कराती है। विंड जब पॉलिनेशन कराती है इसको आप अनीमोफिली बोलते हो, और जब वाटर पॉलिनेशन कराता है तो इसको आप हाइड्रोफिली बुलाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है बच्चों बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स बहुत ज्यादा है, मोस्टली हनी बी। तो अगर कंपेयर करोगे एबायोटिक को बायोटिक से, तो बायोटिक ज्यादा कॉमन है, बायोटिक एजेंट से सही वाली पॉलिनेशन ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आ जाओ हम देखते हैं विंड पॉलिनेशन यानी कि एनीमोफिली। ये वाला डायग्राम भी आपके इस बार नीट 2024 के एग्जाम में आया है। तो अगर विंड पॉलिनेशन शो करनी है, हवा में उड़ना है आपके पॉलन ग्रेन ने, तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना, चिपचिपा होगा तो फिर तो रास्ते में किसी चीज से चिपक जाएगा, दूर तक उड़ के जाएगा नहीं, ठीक है। फिर ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड हो ताकि स्टेमन में से हवा पॉलन को उड़ा के लेके जा सके। और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा ने पॉलन को कैच करना है ना, तो स्टिग्मा फेदरी होता है
ताकि हवा में उड़ते पॉलन को कैच कर सके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल मिलेगा, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फ्लावर्स यूजुअली इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों, आपका भुट्टा, जो तुम भुट्टा खाते हो ना, जो तुम ये भुट्टा खाते हो, छल्ली खाते हो, है ना, उसके छिलके हैं ऊपर, तो उसमें ऐसे ये टैसल्स लटक रहे होते हैं ना, ये क्या है उसके स्टिग्मा और स्टाइल, ये क्या है बच्चों। सो देखो कॉर्न कॉब में भुट्टे में जो तुम टैसल्स देखते हो वो उसके स्टिग्मा और स्टाइल हैं। तो ओवरी अंदर है, ये गोल गोल ये दाने जो हम स्वीट कॉर्न के जो हम खाते हैं, तो ये उसकी ओवरी है। तो स्टिग्मा और स्टाइल बाहर है, और इस ओवरी के अंदर क्या मिलेगा आपको, सिंगल ओव्यूल। हर ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, सिंगल ओव्यूल मिलेगा। आ जाओ, ये देखो विंड पॉलिनेशन किसमें कॉमन है बच्चों, ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन कॉमन है, हमारी एनसीईआरटी कहती है जी। अब आगे चलो, पॉलिनेशन बाय वाटर पे यानी कि हाइड्रोफिली, ये काफी रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। करीबन 30 जेनरा है जहां पे हमें हाइड्रोफिली मिली, और ये ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। अब क्या क्या हमने यहां, लेकिन जो आपके पुराने प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये डिपेंडेंट थे पानी के ऊपर। इनके मेल गैमीट मोटाइल थे, तो वो पानी में तैर के फीमेल के पास पहुंचते थे। लेकिन जो आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, खुद नहीं चल फिर सकते। ये पॉलन ग्रेन के अंदर बैठ के उड़ते हैं, ठीक है, या पॉलन ग्रेन के अंदर बैठ के तैरते हैं। तो पॉलन ग्रेन एक तरीके से इनका व्हीकल है जिसमें बैठ के इधर से उधर जाते हैं, खुद नॉन मोटाइल है। लेकिन उससे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये कैसे हैं, मोटाइल गैमीट्स वाले, इनके गैमीट चल फिर सकते थे। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आपके हैं एग्जांपल्स। एक सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी बेटा जान, तो सॉरी, गर्मी आते हैं आपके किनू मैम का तो बीपी लो रहने लग जाता है। तुम लोगों के क्या हाल होते हैं आजकल, हाँ, तुम लोगों का भी उतना ही बेड़ा गर्क होता है जितना किनू मैम का होता है। एग्जाम्पल देखो जी वाटर पॉलिनेटेड में, तो आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फ्रेश वाटर वाले, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ये बच्चों फ्रेश वाटर वाले एग्जाम्पल हैं, और कुछ आपको मरीन या खारे पानी वाले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सी ग्रास जैसे कि जोस्टेरा, ये मरीन है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया के अंदर किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के सरफेस पे पहुंच जाएगा एक बार जब वो मैच्योर हो गया तो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है, जो उसकी डंडी है वो बड़ी लंबी है, तो जैसे फीमेल फ्लावर मैच्योर होता है तो वो पानी के सरफेस पे आ जाता है, वहां मेल फ्लावर तैर रहा होता है पहले ही। फिर उसके बाद आपका जो सी ग्रासेस हैं उसमें पॉलिनेशन पानी के सरफेस के नीचे होती है, और इस केस में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि इसके पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होनी है तो पॉलन ग्रेन को पानी में तैरना पड़ेगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये लंबा होगा, रिबन जैसा होगा, एंड दिस इज कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जहां पे आपके जो पॉलन ग्रेन है उसके आसपास म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी है ताकि पानी उसको खराब ना करे, ठीक है। अगर विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं तो इनको बहुत ज्यादा कलरफुल होने की या नेक्टार प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अट्रैक्ट किसको कर रहे हो तुम किसी भी विंड या वाटर पॉलिनेशन से तुम, एक सेकेंड, एक तो ये डिम्बा डिम्बा बब्बर का बच्चा पूरा फोकस हिला देता है। चलो हाँ जी बच्चों, ये पता नहीं कब से हिलाया होगा उसने। आ जाओ फिर, तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो आपका अगर विंड से पॉलिनेशन हो रही है या पानी से पॉलिनेशन हो रही है तो आपको फूल को बहुत सुंदर कलरफुल होने की नीड नहीं है, क्योंकि पानी को, फूल को और मतलब पानी को विंड को वैसे भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसने बहना है तो बहना ही है, ठीक है, वो सुंदर या ना सुंदर देख के तो बहेगा नहीं। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ज्यादातर क्या होता है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन चलती रहे तो इन ब्रीडिंग क्या हो जाता है,
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये देखो, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो माता पिता से भी कमजोर पैदा होते हैं। कोई भी प्लांट नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा उनसे कमजोर हो। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहते प्लांट्स, इसीलिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पैदा किए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी अपन ने रोकनी है। बच्चों, जो आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं आपने याद रखने हैं पांच टोटल डिवाइस एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। इसमें से 3 डिवाइसेस ऐसे हैं जो ऑटोगेमी प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगेमी स्टॉप करेंगे, लेकिन गिटोनोगेमी हो जाएगी, गिटोनोगेमी हैपेंस। ठीक है, 3 डिवाइसेस आपके ऐसे हैं। कौन कौन से हैं जी? ये वाले आपके डिवाइसेस देखो 3, इसमें आप याद रखो DUH। डी से है आपका डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हूं। तो मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। यू से बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल तो ऑटोगेमी तो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर के अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन है। लेकिन गिटोनोगेमी हो जाएगी। मान लो आपका प्लांट है, उसके ऊपर ये आपका फीमेल फ्लावर है और ये आपका मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, तो यहां से आपका पॉलन ग्रेन उड़ के यहां तो पहुंच ही सकता है। तो सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो गिटोनोगेमी हो जाती है। फिर उसके बाद एच से आता है बच्चों हर्कोगेमी। एच से आता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का क्या मतलब है? इसमें फिजिकल सेपरेशन है। फ्लावर, आपके फ्लावर के अंदर, सपोज ये आपका फूल है, तो एक ही फ्लावर के अंदर, सपोज दिस इज योर फ्लावर, आपके फ्लावर के अंदर सपोज ये बच्चों आपके एंथर है। ठीक है, तो ये एंथर है, तो जानबूझ के ये स्टिग्मा स्टाइल, सॉरी ये ओवरी है, ये स्टाइल है, स्टिग्मा इस तरीके से नीचे को मुंह कर दिया। नीचे को मुंह क्यों कर दिया? ताकि एंथर अगर पॉलन रिलीज करे तो स्टिग्मा पे टच ना करे वो पॉलन। ठीक है, एंगल ही ऐसा रख दिया। तो एक फिजिकल सेपरेशन क्रिएट कर दी आपने एंथर और स्टिग्मा के बीच में। तो DUH ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो सिर्फ ऑटोगेमी रोकेंगे। फिर आपके 3 आपके ऐसे डिवाइसेस भी हैं बच्चों, 3 आपके ऐसे डिवाइसेस हैं, सॉरी 2 आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि स्टॉप बोथ 2 डिवाइसेस। ये ना तो आपकी ऑटोगेमी होने देंगे, ये ना ऑटोगेमी होने देंगे, और ना ही बेटा जान ये आपकी गिटोनोगेमी होने देंगे। ये कुछ भी नहीं होने देंगे, सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होगी, सिर्फ और सिर्फ सही वाली क्रॉस पॉलिनेशन होगी। कौन से हैं वो 2 डिवाइस आपने याद रखने हैं? एक होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, खुद का पॉलन, अपने प्लांट का पॉलन जर्मिनेट कर ही नहीं पाता स्टिग्मा के ऊपर, सेल्फ स्टेरिलिटी। और एक होता है बच्चों डायोसी, एक होता है डायोसी। डायोसी का मतलब होता है मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होना, मेल प्लांट अलग होना और फीमेल प्लांट अलग होना। ठीक है, आ जाओ जी। तो ये आपने याद रखना है, सेल्फ स्टेरिलिटी और डायोसी ऐसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होगी। देखो, अगर देखना है अपनी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्विकली देखो, मैंने तुम्हें 3 चीजें दिखाई हैं। DUH जो कि क्या रोकते हैं? ऑटोगेमी रोकते हैं, ऑटोगेमी रोकते हैं, लेकिन गिटोनोगेमी नहीं रोक पाते। देखो कहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले डाइकोगेमी था जिसमें मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। ये देखो, ये देखो, इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। तो ये क्या हो गया बच्चों? डाइकोगेमी। तो ये आपका पहला डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इन सम अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। पोजीशन ऐसी कर दी कि पॉलन पहुंच ना जाए। और ये वाला कौन सा डिवाइस हो गया? हर्कोगेमी। ये क्या हो गया बच्चों? हर्कोगेमी। और लिखा बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, कहते हैं ये दोनों ऑटोगेमी रोकेंगे। एक और किन्नू मैम ने आपको लिखाया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो आप नेक्स्ट पेज पे देखो जी। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, कहता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कैस्टर और मेज, मोनोशियस, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों फ्लावर हैं, कहता है तो फिर इससे ऑटोगेमी हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन गिटोनोगेमी चलती रहती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने से। वही मैंने आपको कराया है, 3 डिवाइसेस हो गए अपने, ठीक है, जो कि ऑटोगेमी रोकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों अनदर डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक और डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और डायोसी, ये दोनों चीजों को रोक देता है ना, ऑटोगेमी भी और गिटोनोगेमी भी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है बच्चों, और ये अपने पॉलन को जर्मिनेट होने ही नहीं देगा। और बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि पपाया, उनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, तो डायोसी बोलते हैं इस कंडीशन को। ये वाली कंडीशन भी ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों रोक देती है। आ जाओ, उसके बाद अब एक बार जब आपके दूल्हे राजा यानी कि पॉलन ग्रेन लैंड हो गया आपके स्टिग्मा के ऊपर, इस तरीके से स्टिग्मा पे लैंड हो गया, तो अब पॉलन और ये नीचे क्या है, पिस्टिल, पिस्टिल मतलब आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो पॉलन लड़के वाले हैं, पिस्टिल लड़की वाले हैं, तो अब लड़के वाले और लड़के वालों में बातें होगी, ठीक है, तो वो होगी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये एक केमिकल डायलॉग चलेगा बच्चों, जिसमें आपका पॉलन देखा जाएगा कि वो कंपैटिबल है या फिर नॉन कंपैटिबल है। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन लगेगा, गलत स्पीशीज का है, या फिर वो जेनेटिक मेकअप उसको सही नहीं लग रहा, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सही पॉलन है तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो कंपैटिबल है या नहीं है, अब ये चेक होगा, ठीक है। फिर आप मान लो आपका कोई ऐसा ब्रीडर है जो चाहता है अपनी मर्जी से, आप प्लांट्स की शादी कराना चाहते हो। आप क्या चाहते हो उन प्लांट्स के अंदर, आप चाहते हो बच्चों प्लांट्स की अरेंज मैरिज कराना, ठीक है, अपनी मर्जी का पॉलन आप उसके स्टिग्मा पे स्प्रिंकल करना चाहते हो, आप चाहते हो अपनी आपकी मर्जी की पॉलिनेशन हो। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर फीमेल पेरेंट या फीमेल फ्लावर ऐसा है, बाइसेक्सुअल है, तो उसके अंदर तो ऑटोगेमी हो जाएगी, नहीं तो, है ना, मतलब मेल गैमीट, मेल पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा सेम फ्लावर के। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है बच्चों, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स में आप उसका पॉलन ग्रेन कट कर देते, आप उसका एंथर रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड, तो बड जब आपका फ्लावर बड स्टेज में ही है तभी आप उसका एंथर कट कर दो, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। जस्ट अ सेकेंड। तो फिर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेल को वहां से हटाओ, अपनी फीमेल को सिंगल आउट करो, तो उसको बोलते हैं इमैस्कुलेटेड, इमैस्कुलेशन। तो अब जब आपका सिर्फ और सिर्फ आपके फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बचा, तो उसको ढक दो ताकि मन चाहा पॉलन ग्रेन उस पर लैंड ना कर सके, तो उसको बोलते हैं बैगिंग, उसको कवर कर दो, ठीक है। और जब आपका स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो फिर अपने मर्जी का पॉलन उसके ऊपर छिड़क दो, बैग हटाओ, अपनी मर्जी का पॉलन उसके ऊपर छिड़क दो और फिर से बैग से उसको ढक दो, ठीक है। फिर आपका फ्रूट और फ्लावर आपके मर्जी के 2 प्लांट्स का रेडी हो जाएगा। तो अब बच्चों हमने प्री फर्टिलाइजेशन सारे इवेंट कर दिए, मेल और फीमेल गैमीट बना भी दिया, और आपके मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट को आप पास पास भी ले आए, आपका पॉलन, आपका गैमीट ट्रांसफर भी पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, अब आपके मेल गैमीट कितने हैं उसके अंदर, पॉलन के अंदर 2 मेल गैमीट चले आ रहे हैं। तो देखो जी अब क्या होगा, सबसे पहले ये अगर आपका एम्ब्रियो सैक है, ये अगर आपका एम्ब्रियो सैक है, तो इसके अंदर ये तो 2 दुल्हन की सहेलियां बैठी हुई हैं, दुल्हन की सहेलियां बैठी हुई हैं, और उनके पीछे छुपी हुई है आपकी दुल्हन, आपकी एग। और यहीं पर बच्चों आपके पास हैं आपके 2, दीज आर योर 2 पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके सेंट्रल सेल के अंदर, और ऊपर 3 आपके बराती टंगे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है, दीज आर योर 3 एंटीपोडल सेल्स। एक मेल गैमीट
आपके पॉलन ग्रेन ने 2 मेल गैमीट लेकर आने हैं। एक मेल गैमीट आकर आपके एग के साथ फ्यूजन शो करेगा, दूसरा मेल गैमीट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन शो करेगा। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले आपने करना है सिनगैमी। सिनगैमी क्या होगा कि एक मेल गैमीट फ्यूजन शो करेगा एग के साथ, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनगैमी। और इससे क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बन जाएगा। तो इससे जब मेल गैमीट एग के साथ फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट है, तो यहाँ पे देखो, तो जो दूसरा मेल गैमीट है इट मूव्स टुवर्ड्स 2 पोलर न्यूक्लियाई और उनके साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इन दोनों चीजों का बनना, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाला आपका स्टेप है जहां पे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई और आपका एक मेल गैमीट फ्यूज हुए हैं, इसको बच्चों हम ट्रिपल फ्यूजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होंगी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिनगैमी में आपके मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है, इससे जाइगोट बनेगा। और ट्रिपल फ्यूजन के अंदर आपके मेल गैमीट का फ्यूजन है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। इसी के साथ हमारा डबल फर्टिलाइजेशन भी खत्म हुआ। मूविंग टुवर्ड्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब क्या क्या होना है फर्टिलाइजेशन के बाद, सबसे पहले आपके एम्ब्रियो का खाना बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपने एम्ब्रियो बनाना है, उसका खाना बनाना है। खाना किससे बनेगा, खाना क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बनेगी, वो जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसमें, एक मेल गैमीट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये ट्रिप्लॉइड होता है। सबसे तो 2 तरीके के आपके एंडोस्पर्म बन सकते हैं। अब ये एक PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब ये क्या कर सकता है बच्चों, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती रहे। क्या होती रहे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा, बार बार इसके न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएं। ऐसा आपने कहां पे देखा, कोकोनट वाटर में। जो तुम नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर पीते हो, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या देखी कि ये आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, अंदर की तरफ, लेकिन अगर इसमें सेल बनने लग जाए, प्रॉपर सेल वॉल बनने लग जाए, सेल बनने लग जाए, जैसा क्या होता है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, नारियल की गिरी, जो तुम नारियल की गिरी खाते हो वो उसमें प्रॉपर सेल बने होते हैं, तो वो सेल की बनी होती है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म 2 टाइप की हो सकती है, या तो फ्री न्यूक्लियर या फिर सेल्यूलर, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर का एग्जांपल कोकोनट वाटर और सेल्यूलर का एग्जांपल नारियल की जो गिरी होती है, व्हाइट कर्नल, ठीक है बच्चों। अब आपका खाना तैयार है, अब एम्ब्रियो तैयार करो। एम्ब्रियो में ये रहा आपका जाइगोट। जाइगोट पहले डिवाइड करेगा तो एक आपका बड़ा सा सेल बन जाएगा। ये जो बड़ा सेल है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हम बेसल सेल। बेसल सेल, बेसल सेल। और ये जो छोटे वाला सेल है, इसका कलर दूसरा कर देती हूँ, ये जो छोटे वाला सेल है इसको आप बोलते हो टर्मिनल सेल। मेन जो आपका एम्ब्रियो है वो इसी टर्मिनल सेल से बनना है, ठीक है, मेन जो एम्ब्रियो। तो बेसल सेल ने क्या बनाना है, इसने बनाना है एम्ब्रियो की डंडी। ये देखो, ये एम्ब्रियो के साथ, ये जो एम्ब्रियो के साथ इसकी डंडी जुड़ी हुई है, ये एम्ब्रियो की जो डंडी है, एम्ब्रियो की जो स्टॉक है, वो बेसल सेल ने बनानी है। और एम्ब्रियो की इस डंडी को आप बोलते हो सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या है, स्टॉक ऑफ एम्ब्रियो। हर चीज की डंडी है आपके प्लांट के अंदर, है ना। और तो ये पूरी डंडी हो गई। फिर बच्चों ये जो आपका टर्मिनल सेल है, इससे आपका एम्ब्रियो बनेगा। पहले आपका एम्ब्रियो गोल स्टेज में है, तो इसको आप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलोगे, इसको आप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलोगे। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसका कुछ टाइम बाद हार्ट शेप हो गया, तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये इस तरीके का आपका एक मेच्योर एम्ब्रियो है। तो दिस इज मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। स्टेजेस आप याद रख लीजिएगा। और ये बना है टर्मिनल सेल से, और ये रही इसकी डंडी। डंडी किससे बनी है, बेसल सेल से। ये जो ऊपर वाली डंडी है ये आपके बेसल सेल से बनी है। तो आपका एम्ब्रियो भी रेडी है।
अब जब भी आप एम्ब्रियो को देखोगे, प्लीज रिमेंबर, जब भी बच्चों आप एम्ब्रियो को देखोगे तो एम्ब्रियो के ना दो पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जिसको आप टाइगेलम भी बुला सकते हो, और होते हैं कॉलियोपटाइल, सॉरी, और होते हैं बच्चों कॉटिलेडन। और क्या होते हैं? कॉटिलेडन। तो अगर मान लो मेरा डाइकॉट का एम्ब्रियो, अगर मान लो मेरा डाइकॉट का एम्ब्रियो, दो तरीके के प्लांट्स तुमने करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाइकॉट का एम्ब्रियो बना रही हूँ। तो डाइकॉट के एम्ब्रियो में मुझे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनानी है, बना दी। इसके ऊपर मैंने कॉटिलेडन लगाने हैं। डाइकॉट का मतलब ये, डाई मतलब दो, इसमें दो कॉटिलेडन लगाने होते हैं। कॉटिलेडन जहां पे लग गए उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसका ऊपर वाला हिस्सा, मतलब इस जगह पे कॉटिलेडन लग गए तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के ऊपर है उसका बोलोगे एपिकोटाइल। इसका वो हिस्सा जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के नीचे है इसको बोलोगे हाइपोकोटाइल। अब जो आपकी एपिकोटाइल की टिप है बच्चों, इससे बनता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल इससे आपकी शूट टिप बननी है, आगे जाके शूट बननी है। और हाइपोकोटाइल की जो टिप है रेडिकल, और रेडिकल से आगे जाके आपकी रूट बननी है। रेडिकल हमेशा कवर्ड रहेगा रूट कैप से, क्योंकि इसने मिट्टी कुरेदनी है, मिट्टी में कुरेद कुरेद के आगे रूट ने जाना है, तो हमेशा रूट कैप से ढका रहेगा। तो ये आपका एम्ब्रियो है। इसी तरीके से अगर आप मोनोकॉट का एम्ब्रियो बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं मोनोकॉट का एम्ब्रियो बनाऊं तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर भी इस तरीके से आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगी। अब यहाँ पे मोनोकॉट, मोनो मतलब एक, सिंगल कॉटिलेडन बनाना है। ये मैंने कॉटिलेडन बना दिया। कई बार इसमें एक छोटा सा रेमनांट दिखता रहता है साइड में दूसरे कॉटिलेडन का। ये जो दूसरा कॉटिलेडन है इसको आप एपीब्लास्ट बुला सकते हो, रेमनांट है उसका बचा कुचा। और इसके इस कॉटिलेडन का, सिंगल कॉटिलेडन को हम बुलाते हैं स्क्यूटेलम। फिर बच्चों इसके ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एपीब्लास्ट होगा, है ना। ऊपर वाला पार्ट क्या है? एपीब्लास्ट नहीं, सॉरी, एपिकोटाइल होगा। इसके ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एपिकोटाइल। इतना पोर्शन एपिकोटाइल होगा, और इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये क्या होगा? हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल। अब इनकी टिप भी आपको पता है, एपिकोटाइल की टिप प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल की टिप रेडिकल। आपको ये भी पता है कि जो रेडिकल के ऊपर आपको हमेशा रूट कैप मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें एडिशनल कवरिंग्स है। इसमें प्लूम्यूल के ऊपर भी कवरिंग्स हैं और रेडिकल के ऊपर भी। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग्स हैं उसको पी से प्लूम्यूल, कवरिंग इज कोलियो, और पी से पटाइल, कोलियो पटाइल, पी से प्लूम्यूल, पी से पटाइल। और नीचे जो रूट कैप के ऊपर कवरिंग देखो, कवरिंग है तो कोलियो, तो आप इसको बोलोगे ही कोलियो, और आर से राइट रेडिकल, आर से राइजा, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? कोलियो राइजा। क्विकली मेक दिस डायग्राम, प्लीज मेक दिस डायग्राम। क्या क्या दिया हुआ है? तो एनसीईआरटी में आपके एम्ब्रियो की एक फिगर दी हुई है आपको। आपको ये उसका, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है। ये आपको पता है क्या नजर आ रही है? उसके कॉटिलेडन नजर आ रहे हैं। तो एक कॉटिलेडन और ये दूसरा कॉटिलेडन, तो ये कॉटिलेडन हो गया। और एम्ब्रियोनल एक्सिस है आपकी ये वाली, ये बीच में ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस दी हुई है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के सबसे टॉप वाला पोर्शन आपको पता है वो क्या होगा? प्लूम्यूल होगा। फिर उसका कॉटिलेडन के अटैचमेंट के नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? हाइपोकोटाइल होगा। तो ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल की टिप पे आपको रेडिकल मिल जाता है, और रेडिकल हमेशा किससे कवर्ड रहता है बच्चों? रूट कैप से कवर्ड रहता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये क्या मिल रहा है? ये इसका स्क्यूटेलम मिल रहा है, कॉटिलेडन, और ये छोटा सा कॉटिलेडन साइड पे इसका दिख रहा है, ठीक है। और बीच में इसका क्या दिख रहा है आपको? एम्ब्रियोनल एक्सिस नजर आ रहा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसमें टॉप पे आपको क्या नजर आएगा? सबसे ऊपर क्या नजर आएगा? सबसे ऊपर इसमें कॉलियोपटाइल, वो कवरिंग्स नजर आएंगी। सबसे नीचे क्या नजर आएगा? सबसे नीचे आपको कॉलियो राइजा नजर आएगा। फिर आपका कॉलियोपटाइल किसको कवर्ड रखता है? आपके शूट एपेक्स, यानी कि आपके प्लूम्यूल को, प्लूम्यूल को। और इसी तरीके से जो आपका कॉलियोराइजा है उसके नीचे आपको क्या मिलेगा बच्चों? रूट कैप,
रूट कैप मिलेगा और उसके नीचे आपको रेडिकल मिलेगा। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर है। एक बार अपनी लेबलिंग एनसीईआरटी में से अपना देख लेना, नजर डाल लेना। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट है, अपने साथ खोल के ही बैठा करो। फिर उसके बाद हमने एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो का खाना बना दिया। तो अब चलते हैं, एम्ब्रियो को पैक करना है अपने खाने के साथ, तो सीड बन जाएगा बच्चों। तो जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल में ही फाइनली सीड के अंदर तब्दील होना होता है। तो सीड के अंदर क्या क्या होंगे, जो ओव्यूल की आपने इस तरीके से कवरिंग्स पढ़ी थी ना, तो ओव्यूल के अंदर होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल की इन्हीं कवरिंग्स को, इंटेग्यूमेंट्स जो ओव्यूल की होती हैं, ये आगे जाके इस सीड का कोट बना देते हैं, सीड की कवरिंग बना देते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट। अब देखो जी क्या कह रहे हैं कि सीड के क्या क्या पार्ट्स हैं। कह रहे टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड की कवरिंग्स होंगी उसमें, कॉटिलेडन्स होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सेस, मतलब सीड कोट होगा और अंदर एम्ब्रियो पैक्ड होगा। अब बच्चों दो टाइप के ऑप्शन है कि एम्ब्रियो ने सारा अपना खाना खत्म कर दिया कि नहीं किया। जो आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो हट्टा कट्टा, वो क्या करता है, वो सारा का सारा एंडोस्पर्म खा जाएगा। तो मेच्योर जो सीड होगा वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस होगा, जैसे कि लेग्यूम्स के अंदर, यानी कि आपके डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट है लेग्यूम्स। तो जितना भी एंडोस्पर्म है वो सारा खा जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एम्ब्रियो मिलेगा, एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होगा, टिफिन खत्म हो चुका होगा। इसको नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पी, ग्राउंड नट। तो इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फिर आपके आते हैं एल्बुमिनस सीड्स, जिसमें आपकी एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड, क्योंकि मोनोकॉट है बेचारे, कमजोर से एम्ब्रियो, अपना खाना पूरा नहीं खा पाते। तो इनके अंदर एल्बुमिनस सीड्स बनते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म बची रहती है। एग्जाम्पल व्हीट, मेस, बार्ले, कैस्टर। कैस्टर एक एक्सेप्शन है, कैस्टर एक डाइकॉट है जिसके अंदर एंडोस्पर्म बची रह जाती है। किसी किसी सीड के अंदर अगर आपको न्यूसेलस मिल जाए, परसिस्टेंट या बचा हुआ न्यूसेलस मिल जाए, ऐसे सीड को बच्चों हम पेरिस्पर्मिक सीड बुलाते हैं। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद धीरे धीरे अब जो आपका सीड है वो अपना वाटर कंटेंट लूज कर जाता है और सीड बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। कितना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचता है उसमें सिर्फ। तो सीड आपका ड्राई हो जाएगा बच्चों, एम्ब्रियो की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, इसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड आपका डॉर्मेंट हो गया, अब तुम इसको स्टोर कर सकते हो। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो सीड के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, मॉइस्चर जाएगा और सीड फिर से जर्मिनेट कर जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपके ओव्यूल्स ने सीड बनाया, जो बाहर ओवरी है वो फ्रूट बनाना चाहती है। तो ये जो फ्रूट्स हैं ये फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, ओवरी वॉल को हम पेरिकार्प बुलाते हैं। या फिर बच्चों जो आपकी यही ओवरी वॉल है ये ड्राई भी हो सकता है, फ्रूट ड्राई भी हो सकता है, जैसे मूंगफली का जो छिलका है वो एक ड्राई फ्रूट है, मस्टर्ड, तो फ्रूट ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। कहीं कहीं पे अगर ओवरी पार्टिसिपेट ना करे, ओवरी के साथ साथ थैलेमस, या कोई थैलेमस क्या होता है, फूल की जो डंडी होती है ना, उसको आप पेडिसल बुलाते हो, और फूल की डंडी का टॉप वाला पोर्शन इसको बोलते हो थैलेमस। जो डंडी है उसका टॉप वाला फूला हुआ पोर्शन उसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस पे ही आपके सेपल पेटल सब अटैच रहते हैं। तो कहते हैं अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बने तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल बच्चों 3 दिए हुए हैं, देखो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। 3 एग्जाम्पल्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये फॉल्स फ्रूट है अपने। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलो, फिर कहता है कि कुछ बहुत बहुत पुराने सीड्स मिले हमें, जैसे कि आपको आर्कटिक के अंदर 10,000 साल पुराना सीड मिला, जिसको हम कहते हैं ल्यूपिनस, जिसको हम बोलते हैं ल्यूपाइनस आर्कटिकस, 10,000 साल पुराना। और हमें 2,000 साल पुराना सीड मिला डेट पाम या खजूर का, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा। कहां से मिला, किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, यहां से मिला है जी हमें। लास्ट टॉपिक इज एपो, में तो हमारा फ्रूट भी बन गया, सब कुछ बन गया। लास्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर मान लो एपो मींस विदाउट, मिक्सिस मींस फर्टिलाइजेशन। अगर बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जैसे एस्टरेसी फैमिली और कुछ ग्रासेस,
उसमें सीड बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। सीड मतलब एम्ब्रियो भी बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर सीड या एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। अब कहता है व्हाट इज फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बन जाए तो उसको आप पार्थिनोकार्पी बोलते हो। फ्रूट बन जाए तो पार्थिनोकार्पी, जैसे कि आपको बनाना के अंदर मिलता है पार्थिनोकार्पी। और एपोमिक्सिस है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं बच्चों जिसमें सीधा जो एक्सेल बना वही डिप्लॉयड था, पहले ही डिप्लॉयड है तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे जो कि सिट्रस और मैंगो के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस और मैंगो के अंदर मिला, और इस तरीके को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है जी पॉली एम्ब्रियोनी में जो सिट्रस और मैंगो में मिलती है आपको? कुछ न्यूसेलर सेल्स हो सकता है कि न्यूसेलस के कुछ सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसे और एम्ब्रियो बना दें, या इंटेग्यूमेंट्स के कुछ सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसे और एम्ब्रियो बना दें। सो न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोस। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का मिलना एम्ब्रियो सैक में पॉली एम्ब्रियोनिक। कहां पे मिला? मैंगो और सिट्रस के अंदर, पॉली एम्ब्रियोनिक के एग्जांपल्स। और इसी के साथ हमारा एक लास्ट वो कि एपोमिक्सिस का फायदा कहां पे? देखो एपोमिक्सिस एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे काम, लेकिन उसमें सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में काम आ सकती है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स ना किसानों को हर साल नए खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है बच्चों तो वेरिएशन आ जाती है। तो हाइब्रिड में आपको वही वही फीचर चाहिए पर्टिकुलर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ जाती है, आपके फीचर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अगर एपोमिक्सिस हो, अगर आपके हाइब्रिड जो प्लांट्स हैं वो एपोमिक्टिक हो जाएं, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाएं, सेम फीचर आगे आगे प्लांट में जाए, तो किसानों को हर साल सीड नया नहीं खरीदना पड़ेगा, तो उनके लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रहेगा, किसानों को हर साल नए हाइब्रिड सीड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे अगर एपोमिक्सिस आ जाए हाइब्रिड सीड्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स हाईलाइट करा दिए हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइटेड रखें, फिर से बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चन सॉल्व करो एज मच एज पॉसिबल। बहुत जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन वाली सीरीज के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।